बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि पीपीएससी ने जो न्यू जॉब्स अनाउंस की हैं जिनमें ऑडिट ऑफिसर्स की 10 सीट्स हैं, एनफोर्समेंट ऑफिसर्स की 24 सीट्स हैं, बोर्ड पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में सीट्स अनाउंस हुई हैं। वैसे तो हम क्वालिफिकेशन रिलेटेड एग्ज़ाम्स के अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 2 ईयर से तैयारी करवा रहे हैं और बहुत अच्छा हमारा सक्सेस रेशो रही है। तो इसमें जस्ट उन्होंने अकाउंटिंग को मेंशन किया हुआ है, फाइनेंस एंड सेल्स टैक्स एक्ट 2012। तो ये जो दोनों सब्जेक्ट हैं ये जस्ट आप अकाउंटिंग जो हमारे पास स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं हम उनको अकाउंटिंग के तमाम सब्जेक्ट्स करवा रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, ठीक है। फिर फाइनेंस के भी 5-6 सब्जेक्ट करवा रहे हैं क्योंकि मैंने खुद CFA लेवल 1 क्लियर किया हुआ है और साथ ही फिर गवर्नमेंट जॉब होगी एज़ अ लेक्चरर। तो फाइनेंस के भी इंशाल्लाह आपको थारोली जो 5 टू 6 सब्जेक्ट इससे रिलेटेड हैं मैं आपको वो तमाम कवर करवाऊँगा। आज हम अपना टेस्ट सेशन स्टार्ट कर रहे हैं सेल्स टैक्स एक्ट 2012 का। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा-सा आपको इससे बता दूँ कि ऑडिट ऑफ़िसर और एनफोर्समेंट ऑफ़िसर इन दोनों में ये पोर्शन है और उम्मीद की जा सकती है कि अगर ये 15 मार्क्स का होगा तो इसमें ऑलमोस्ट आपका 15 से 18 क्वेश्चन जो हैं वो एक्ट से कवर किए जाएँगे। आप जानते हैं कि 2010 में जब गवर्नमेंट ने प्रोविंसेस को इख्तियारात दिए, तो ये कुछ रेवेन्यूज़ के भी इख्तियारात इनको मिल गए थे। पहले ये तमाम फंक्शन जो है एफपीआर कर रहा था। अब पंजाब में भी जो है अभी तमाम मामलात आ गए, तो इस सिलसिले में पंजाब को लेजिस्लेशन करनी पड़ी 2012 में। तो उन्होंने फिर लेजिस्लेशन के थ्रू पंजाब सेल्स टैक्स एक्ट मुतारफ़ करवाया और इस टैक्स में जो है ये जस्ट सर्विस सेक्टर को टारगेट कर रहा है। सर्विस सेक्टर में आपको बताएँगे कि ये 67 सर्विसेज़ को डील कर रहे हैं, जिनमें एडवर्टाइज़मेंट आ जाती है, होटल्स वगैरह आ जाते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, तमाम के तमाम इनको हम थॉरोली देखेंगे। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा-सा आपको मैं इंट्रो इसका बता दूँ, पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज़ एक्ट 2012। तो ये एक्ट जो है ये XL11 ये आपको अगर मैं बताऊँ तो इट मीन्स अगर हम डेसिमल में देखें तो ये 42 को बोला जाता है, ठीक है? 42 याद रखिएगा, ठीक है? तो ये 2012 का जो एक्ट है, ठीक है? तब ये हुआ था एनफोर्स इसका कंटेंट अगर हम देखें तो इसके सेक्शन हैं बने हुए, ठीक है? हेडिंग सेक्शन चैप्टर 1 है, ये प्रिलिमिनरी को डील करेगा। ये अभी मैं आपको कराने लग जाऊँ तो भी आपको शायद समझ ना आए, एंड पे हम देखेंगे आपका टाइम भी हमने बचाना है और हम एफिशिएंटली तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। चैप्टर 2 में स्कोप ऑफ टैक्स है कि क्या-क्या इसकी बाउंड्रीज़ हैं। चैप्टर 3 में पेमेंट एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स ऑन टैक्सेबल सर्विसेज़ कौन-कौन सी हैं, पेमेंट का तरीक़ाकार क्या होगा, कैसे टैक्स को कलेक्ट करना है, फिर टैक्स को आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, ठीक है? जैसे आप रिटर्न्स वगैरह अपने करवाते हो, गुड्स जो भी कंपनीज़ हैं, सर्विस सेक्टर बिज़नेस को आपने कैसे रजिस्टर करवाना है। चैप्टर 5 डील करेगा बुक कीपिंग एंड ऑडिट प्रोसीडिंग्स, ठीक है? चैप्टर 6 जो है ये रिटर्न्स के बारे में। चैप्टर 7 जो है अपॉइंटमेंट ऑफ अथॉरिटीज़ एंड देयर पावर्स, अब आपके भी पावर्स है इसमें हम देखेंगे। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़, चैप्टर 9 अपील्स कि अगर आप समझते हैं कि आपके ऊपर गलत तरीके से हुआ है, आप अपील कर सकते हैं हायर अथॉरिटीज़ में। रिकवरी ऑफ एरियर्स अक्सर गवर्नमेंट के मुलाज़मीन बाकी भी जानते हैं कि बकाया जात होते हैं। अगर आपने टैक्स से ज़्यादा पहले एडवांस में पे कर दिया है, तो आपको वापस रिफ़ंड हो जाएँगे। ठीक है, अगर आपने नहीं दिया तो वो तमाम के तमाम एरियाज़ देखे जाएँगे। चैप्टर 11 देखें तो एजेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एंड ई इंटरमीडियरीज़ जो आपको हेल्प आउट करेंगे। चैप्टर 12 जो है इसका वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है और चैप्टर 13 इसका मिसलेनियस से है। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1 से। यहाँ से देखते हैं पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012, ठीक है? एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द लेवी ऑफ अ टैक्स। किस किस्म का टैक्स लगेगा जनाब? ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड, जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि इंटेंजिबल हैं। रेंडर्ड, अच्छा सर्विसेज प्रोवाइडेड, ठीक है। रेंडर्ड जो आप अंजाम देते हैं, ठीक है। आप टेलर्स वगैरह भी तो इसमें आ जाएंगे, डॉक्टर्स भी इसी में आएंगे, बार्बर्स भी इसी में आएंगे। इनिशिएटेड या उन्होंने स्टार्ट की हैं। रिसीव्ड
या सर्विसेज रिसीव की हैं, ओरिजिनेटेड, एग्जीक्यूटेड और कंज्यूम्ड इन द पंजाब। इसकी जुरिस्डिक्शन क्या है? आपका जो पंजाब है, पाकिस्तान का जो पंजाब है, या तमाम का तमाम है। वेयर इट इज़ एक्सपीडियंट टू प्रोवाइड फॉर अ लेवी ऑफ अ टैक्स ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड। ठीक हो गया, वही बात आगे। रेंडर्ड, इनिशिएटेड, ओरिजिनेटेड, एग्जीक्यूटेड। चाहे ये इनिशिएटेड का मतलब है कि आप पंजाब में बैठ के आप बाहर के मुल्क में फ्रीलांसिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, तो फिर भी यही आपको डील करेगा, फ्रीलांसर्स को। ठीक है, ओरिजिनेट हो रही हैं पंजाब में। एंड टू डील विद एन एक्सिलरी मैटर्स इट इज़ इनेक्टेड एज फॉलो। अब चैप्टर नंबर 1 से हम देखते हैं, ज़्यादा आपके ऊपर मैं बर्डन नहीं करूँगा, इंशाल्लाह सारी चीज़ें समझाऊँगा। ये प्रिलिमिनरी है जनाब, इसका जो होता है आगाज़। शॉर्ट टाइटल देखेंगे कि इसका क्या है, एक्सटेंट क्या है, इसका स्कोप क्या है, एंड कमेंसमेंट कहाँ कहाँ तक ये है। द एक्ट मे बी साइटेड एज पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विस एक्ट 2012। तो इसकी जो स्कोप है, इट शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ पंजाब, पूरे का पूरा पंजाब में ये है। फिर इसका नेक्स्ट देखें तो कहता है कि दिस एक्ट शैल कम इनटू फोर्स ऑन एंड फ्रॉम सच डेट एज द गवर्नमेंट मे बाय अ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट स्पेसिफाई। Right. Notwithstanding subsection 3, the government may, by notification in the official gazette, specify services or class or classes of services. अब एक तो specify service है कि गवर्नमेंट जो specify कर रही है हर सर्विस का टैक्स कब से कब तक है। ठीक है, हो सकता है डॉक्टर हो सकता है टीचर हो, अकेडमीज हो। और क्लास, ठीक है, क्लास और क्लासेस ऑफ सर्विसेज, ठीक है, ग्रुप ऑफ सर्विसेज डॉक्टर्स वगैरह की होगी। इन रिस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स शैल बी कलेक्टेड एंड पेड with effect from the date subsequent to or different from the date of the commencement of this act। अब ये जो है बॉडी ये खुद स्पेसिफाई करेगी हर एक एक अथॉरिटी की जो जो उसकी डेट आ रही है कि उस डेट के अंदर अंदर जो ये इसको स्पेसिफाई करेंगे वो उसका टैक्स होगा, ईयर होगा। ठीक है, तो टैक्स ईयर हम अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं, हम अक्सर जब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं आपको बताया भी है टैक्स ईयर कैसे आप काउंट करते हैं। जैसा कि अभी जो टैक्स ईयर आना है ये जुलाई 2024 से 30 जून 2025 तक, तो ये टैक्स ईयर 2025 कहलाएगा। ठीक है, अभी जो चल रहा है, आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप ये डेट देख लें, 20 फेब है। तो ये कब स्टार्ट हुआ था? 1 जुलाई 2023 से, और एंड हो रहा है 30 जून 2024 को। तो ये टैक्स ईयर 2024 कहलाएगा। ऐसे ही टैक्स ईयर हर एक के अपने अपने स्पेसिफाई होंगे। हो सकता है कि वो जो डेट है इसका वो डिफरेंट हो। ठीक है, कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, फिर डेफिनेशन है इन दिस एक्ट। एक्टिव टैक्स पेयर क्या होता है? वही बात जो इनकम टैक्स में हम देखते हैं कि ऐसा बंदा जो एक्टिवली टैक्स पे कर रहा हो, जो कि एफबीआर के पास रजिस्टर्ड हो। ठीक है, टैक्स पेयर मीन्स अ रजिस्टर्ड पर्सन जो अपनी फाइल्स रिटर्न करता हो, whose registration has not been suspended or blacklisted by the authority, कि जिसकी रजिस्ट्रेशन अब ब्लैक लिस्ट नहीं हुई और ना ही सस्पेंड हुई है। ठीक है, अब वो रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के हिसाब से। हु हैज़ फाइल्ड हिज टैक्स रिटर्न फॉर एट लीस्ट वन ऑफ द प्रीसीडिंग 3 कंसेक्टिव टैक्स पीरियड, कि पिछले 3 सालों में वो लगातार जो लगातार कंसेक्टिव 3 ईयर्स हैं, पिछले 3 सालों में उसने एक दफ़ा भी टैक्स पे किया हो। Who has filed his tax return for at least one of the preceding 3 consecutive year period। हो सकता है कि उसने 2021 में दिया हो, 22 और 23 में ना दिया हो, अब 24 में, तो वो फिर भी एक्टिव टैक्स पेयर है। ठीक है, हो सकता है उसने 2022 में दिया हो, 23 में ना दिया हो, 21 में ना दिया हो। लेकिन अगर उसने 2020 में दिया है, फिर 21, 22, 23 में नहीं दिया, तो फिर वो एक्टिव टैक्स पेयर नहीं होगा। एट लीस्ट वन ऑफ द प्रीसीडिंग 3 कंसेक्टिव पीरियड। आई होप के समझ आ गई होगी। नेक्स्ट कहता है एडिशनल कमिश्नर क्या होता है? एसी ना समझ लीजिएगा, वो असिस्टेंट कमिश्नर जिसको हम बोलते हैं। मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड एज एडिशनल कमिश्नर ऑफ द अथॉरिटी। ठीक है, ये अथॉरिटी खुद अपॉइंट करेगी।
ठीक है, आपकी भी प्रमोशन होगी इंशाल्लाह, तो आप भी इसी साइट पे जाएँगे। फिर एपीलेट ट्रिब्यूनल आता है कि अगर आप उनके साथ कोई ज़्यादती हुई है, आप समझते हैं कि यार मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, आप इनको अपना ये हायर अथॉरिटीज़ हैं, आप इनको कंप्लेंट कर सकते हैं। जी। नेक्स्ट मेरे पास आता है, हाँ, ये बात करते हैं एपीलेट ट्रिब्यूनल की। वकाला के दरमियान में मीन्स द एपीलेट ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश्ड अंडर द पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, ठीक है, जो कि ग्रीवेंसेस जो है वो एड्रेस करेगा। एरियर्स इन रिलेशन टू अ पर्सन शैल मीन ऑन एनी डे द टैक्स ड्यू and payable by the person under the act or the rule before that they but which has not yet been paid। इसका मतलब ये है कि बाज़ दफ़ा होता है कि टैक्स पेयर हम अकाउंटिंग में पढ़ाते हैं ना, कि बाज़ दफ़ा कंपनी जो है अगर वो सर्विसेज की हो, वो टैक्स कैलकुलेशन मेथड जो है वो डिफरेंट हो सकता है अथॉरिटीज़ से, जिसकी वजह से हो सकता है कि इनका जो डेफर्ड टैक्स है वो आपको पढ़ाया था ना, एसेट भी हो सकता है, लाइबिलिटीज़ भी। तो उस हवाले से जो एरियर्स है आपका, जो आपका चाहे कभी ज़्यादा चला गया है, कभी आपका कम चला गया है, वो तमाम के तमाम एरियर्स उसके हवाले से बात होगी। फिर आपके पास असिस्टेंट कमिश्नर आ जाता है, बड़ी फेमस टर्म है, ठीक है, पीएमएस वाले जानते हैं, मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड एज एन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ द अथॉरिटी। ठीक है, हम पीएमएस की भी तैयारी करवा रहे हैं, जो कि ऑप्शनल कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, मुकम्मल एक बेहतरीन पैकेज हम ऑफर कर रहे हैं। एसोसिएट्स और एसोसिएटेड पर्सन्स का क्या मतलब है? टू पर्सन्स, ठीक है, अगर एक से ज़्यादा है, एओपी याद है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, जो हमने इनकम टैक्स में पढ़ाया है, वेयर द रिलेशनशिप बिटवीन देम इज सच दैट वन मे रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशन ऑफ द अदर, कि एक बंदा जो है वो दूसरे बंदे की एक्सपेक्ट इंटेंशंस के मुताबिक काम कर रहा हो, उसकी एक्सपेक्टेशन यही हो कि ये इसके अंडर काम करेगा। और बोथ पर्सन मे रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशंस ऑफ अ थर्ड पर्सन, या हो सकता है कि दो लोग मिलकर एक थर्ड आदमी की इंटेंशंस के मुताबिक अमल करें। बट टू पर्सन शैल नॉट बी एसोसिएट्स solely by reason of the fact that one person is an employee of the other। ठीक है, लेकिन वो एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए एक दूसरे का, सैलरी नहीं विड्रॉ कर रहा हो, और बोथ पर्सन्स आर एम्प्लॉय ऑफ द थर्ड पर्सन, या दो लोग उस तीसरे बंदे के एम्प्लॉय ना हो। अगर 10 लोग हैं, ठीक है, तो मतलब कि एम्प्लॉय का चक्कर नहीं होना चाहिए। विदाउट प्रेजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द पैराग्राफ ए एंड सब्जेक्ट टू पैराग्राफ सी, जो हमने ये पढ़ा है, ठीक है, आगे जो सी पढ़ेंगे। द फॉलोइंग पर्सन शैल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज एसोसिएट्स, कौन कौन से लोगों को जनाब आप एसोसिएट कहेंगे? पहले तो हमने एक्सक्लूड कर दिया है ना, उसको एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। एन इंडिविजुअल और रिलेटिव ऑफ दैट इंडिविजुअल, एन इंडिविजुअल, ठीक है, फॉलोइंग पर्सन शैल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज एसोसिएशन, कौन से एसोसिएशन हो गए? इंडिविजुअल, आप और मैं भी हो सकते हैं, एंड और रिलेटिव ऑफ दैट इंडिविजुअल, हमारा रिलेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अ मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन को हम एओपी बोलते हैं, एंड द एसोसिएशन वेयर द मेंबर आइदर अलोन और टुगेदर विद एन एसोसिएट, अगर वो दो लोग हों, तीन लोग हों, अंडर another application of this section control 50% or more of the rights to income or capital of association। अब जो उन्होंने एसोसिएशन बनाई है, कोई फॉर्म बनाई है सर्विसेज रेंडर करने की, अब वो दो लोग या तीन लोग, ठीक है, यहाँ पे कहता है कि अंडर दिस सेक्शन कंट्रोल 50% और मोर ऑफ द राइट टू इनकम, ठीक है, उस पूरी एसोसिएशन की 50% से ज़्यादा, और कैपिटल ऑफ द एसोसिएशन, या उन्होंने उस एसोसिएशन को बनाने में मोर देन 50% कैपिटल एज अ इन्वेस्टमेंट डोनेट लगाया हो, इन्वेस्ट किया हो, डोनेट का वर्ड गलती से मुंह से निकल गया, ठीक है, तो वो क्या होगा? वो भी आपकी एओपी एसोसिएशन में आएगा। नेक्स्ट, अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी, एक कंपनी का शेयर होल्डर कोई भी कंपनी हो सकती है भाई, नेस्ले, कोका कोला भी हो सकती है, एंड द कंपनी, और कंपनी खुद, वेयर द शेयर होल्डर आइदर अलोन और टुगेदर विद एसोसिएट और एसोसिएट्स अंडर ईच under an other application of this section controls either directly or through one or more
इंटरपोज्ड पर्सन्स। अच्छा, यहाँ पर जब ये कंपनी की बात कर रहा है तो इससे मुराद सर्विस सेक्टर की कंपनी है, ठीक है। ऊपर हमने देखा है कि वो 50% से ज़ायद प्रॉफिट भी ले रहा हो या कैपिटल उसका हो। फिर यहाँ पे ये कहता है कि अगर कंपनी खुद या कोई उसका शेयर होल्डर भी हो, तो क्या है 50% आर मोर ऑफ द वोटिंग पावर इन द कंपनी। अब वोटिंग पावर आप जानते हो कॉमन स्टॉक होल्डर वाले ही होते हैं जो वोटिंग पावर करते हैं, ठीक है। या 50% या मोर ऑफ द राइट टू डिविडेंड, या उससे ज़्यादा जो है 50% से डिविडेंड को ले रहे हो। 50% आर मोर ऑफ द राइट टू कैपिटल, उसके कैपिटल कंट्रीब्यूट किया हो, इन्वेस्टमेंट की हो इस बंदे ने इक्विटी में, वो भी क्या होंगे, वो भी एसोसिएट्स होंगे। ये आपने फिगर याद रखने हैं 50-50% वाले। टू कंपनीज, अब पहले ऊपर बात आ रही थी एक कंपनी का, पहले टू कंपनीज वेयर अ पर्सन, जहाँ पर एक आदमी आइदर अलोन अकेला और टुगेदर विद एन एसोसिएट और एसोसिएट्स, ठीक है, दो तीन लोग भी हो सकते हैं। अंडर अनदर एप्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन की जो 5 है, अब कंट्रोल्स आइदर डायरेक्टली और थ्रू वन और मोर इंटरपोज्ड पर्सन्स। अब न्यू कंडीशंस है भाई, टू कंपनीज की बात हो रही है। 50% or more of the voting power in both companies. Same condition ऊपर वाले। 50% or more of the rights to dividend in both companies. 50% or more of the rights to capital in both companies. So दोनों कंपनीज में उसका 50% हो, ठीक है। पहले एक कंपनी में था, अब दोनों कंपनीज में उसका क्या है 50% or more of the right to capital in both companies. So वो भी क्या है एसोसिएट कहलाएगा। फिर 2% कहता है shall not be associate under sub paragraph 1 to 2 of paragraph B where the commissioner is satisfied that neither person may reasonably be expected to act in accordance with the intentions of other। तो वो बंदा आप एसोसिएट नहीं हो सकता जिससे कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर या जो भी ऊपर वो हमने पढ़ा है, क्या नाम है उसका कमिश्नर का, हाँ, एडिशनल कमिश्नर, जो कि कंपनी का खुद अपॉइंट किया हुआ होता है। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, कहता है कि नहीं जी ये तो एक दूसरे की इंटेंशन के मुताबिक काम नहीं कर रहे, ठीक है। नीदर पर्सन मे रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशन ऑफ अदर, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इसको मजीद करे, द एक्सप्रेशन relative इन रिलेशन टू इंडिविजुअल मीन। अब relative के ऊपर हमने मीनिंग पढ़ा था ना कि वो एसोसिएशन में वो खुद भी हो सकता है इंडिविजुअल या उसका relative भी। relative का मतलब एंसेस्टर, एंसेस्टर कौन होता है, फोर फादर्स, ठीक है। उसका बाप दादा भी हो सकते हैं, हो सकता है कि वो बंदा खुद हो, उसके अपने औलाद को उसने दिए हो, तो वो आदमी जो है वो एंसेस्टर हो गया और जो बंदे हैं वो सक्सेसर हो जाएंगे। डिसेंडेंट ऑफ एनी ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स आर एन अडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ द इंडिविजुअल और स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल। वो उस बंदे की अपनी बेगम भी हो सकती है, बाप भी हो सकता है, ठीक है। वो उस खुद बंदे की बता रहे हैं, ठीक है। उसके अपने डॉटर्स भी हो सकती हैं, सन्स भी हो सकते हैं, स्टेप सन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। या कहता है अस्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल और ऑफ एनी पर्सन स्पेसिफाइड एट वन, उसकी बेगम मतलब स्पाउस हो या फिर कोई भी यहाँ से जो भी है उसका सिबलिंग्स में से हो सकता है या उसके अपनी औलाद में से हो सकता है। अगर औलाद ना होगी तो फिर वाइफ हो या सिबलिंग्स को देखा जाएगा। फिर आपके पास फिफ्थ पे आता है एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स इंक्लूड अ फर्म, any artificial or juridical person or body of person formed under a foreign law but doesn't include a company। ये इनकम टैक्स में भी नहीं हमने पढ़ा था, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी हमने पढ़ा था, याद होगा आपको, ठीक है। तो एसोसिएशन एओपी कोई भी फर्म हो सकती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन या बॉडी ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं जो मिल के लोग बना रहे होते हैं, कोई फॉरेन लॉ के थ्रू भी एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन इसमें कंपनीज नहीं शामिल होंगी। कंपनीज कौन सी, जो पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी का एक्ट जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में 2017 का है, राइट। और पब्लिक और प्राइवेट में डिफरेंस, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के शेयर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के शेयर एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं होते। और मिनिमम तादाद हमने प्राइवेट वालों की पढ़ी थी 2 होती है और मैक्सिमम 50 होती है।
जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में हमने देखा है कि मिनिमम जो तादाद है वो 7 होती है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। 6 पे आते हैं, कहते हैं अथॉरिटी। अथॉरिटी कौन सी होगी? जब भी अथॉरिटी का वर्ड आएगा आपने फ़ौरन समझ लेना है कि जी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, जो कि हम एक्ट पढ़ रहे हैं। बैंकिंग कंपनी मीन्स बैंक जो है जितने भी हैं इनकी कोई प्रोडक्ट तो नहीं है, ये भी तो सारे सर्विसेज सेक्टर वाले हैं। मीन्स अ बैंकिंग कंपनी एज डिफाइंड इन द बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962, जबकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो एक्ट है वो 1956 का है। एंड इंक्लूड एनी बॉडी कॉरपोरेट विच ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ द बैंकिंग इन द पंजाब, कोई भी बैंकिंग बिजनेस कर रहा है। Commissioner means a person appointed as commissioner of the authority। फिर commissioner appeals means a person appointed as a commissioner appeal, जो भी authorities को appoint करती है। 9A हम देखें तो कमीशन। अब कमीशन, आप जो भी सर्विसेज रेंडर करते हो उसके बदले में जो आपको मुआवजा मिलता है वो कमीशन ही तो कहलाती है, रेम्यूनरेशन। कमीशन इंक्लूड एनी कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होती है? जो चीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हो बदले में क्या मिल रहा है। अब मैंने बुक लेनी है, मैं बाजार जाता हूँ, मैं बुक स्टोर पे जाता हूँ, मुझे बुक मिलती है और बदले में बुक वाले को क्या मिलता है? कंसिडरेशन क्या होती है उसकी? पैसा मिलेगा भाई। ठीक है। इंक्लूड एनी कंसिडरेशन इन वट एवर फॉर्म रिसीव्ड, जो किसी भी फॉर्म में उसको कंसिडरेशन मिली है, चाहे फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल। रिसीव्ड और रिसीवेबल, उसको मिली है या मिलनी है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली जिसको सर्विस प्रोवाइड की अगर वही दे दे, इनडायरेक्टली मतलब है कि वो थर्ड पर्सन से लेनी है उसने। बाय अ पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, किससे लेनी है? by a person acting on behalf of another person for services rendered, not being professional services, in the course of buying and selling of goods or services, or in relation to any transaction related to any asset, valuable article, things not being securities। ठीक है, इसमें टेंजिबल चीज़ें नहीं होंगी, इनटेंजिबल चीज़ों का दायरा होगा। कमीशन एजेंट क्या होता है? मीन्स अ पर्सन हु एक्ट फॉर कंसिडरेशन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन फॉर सेल और परचेज ऑफ गुड्स और प्रोविजन और रिसीट ऑफ सर्विसेज, एंड इंक्लूड एनी पर्सन हु वाइल एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन। मैं आपको बताता हूँ, आपको कंसाइनमेंट का चैप्टर पढ़ाया था ना जिसमें एजेंट और प्रिंसिपल होता है। अब प्रिंसिपल ने तो चीज़ें भेजी हैं एजेंट को बेचने के लिए, एजेंट ने बेच दी, अपनी कमीशन रख के वापस भेज दिया। अब ये जो एक्ट है ये पता है कहाँ पर लग रहा है? ये उस मालिक को नहीं डील कर रहा है, प्रिंसिपल को, ये एजेंट को पकड़ेगा कि भाई तूने एक वहाँ में कितनी कमीशन कमाई है। अब अगर तो उसकी कमीशन एक स्पेसिफिक लेवल पे है, हाँ ये भी बता दूँ कि पाकिस्तान में जो पंजाब इसका जो एक्ट है, इस पंजाब में 16% सर्विसेज के ऊपर टैक्स है। ठीक है, आप लोग बैलेंस करवाते हो उसके ऊपर भी वही नहीं टैक्स कटता। ठीक है, तो ये जो कमीशन एजेंट्स हैं इनकी कमीशन के ऊपर ये टैक्स लगता है। ठीक है, डील तो कौन कौन सी कमीशन पे लगेगा? अगर वो बंदा, अगर बेशक गुड्स को डील कर रहा है लेकिन पैसा तो उसके पास सर्विस की वजह से आ रहा है ना। डील्स विद गुड्स सर्विसेज आर डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू सच गुड्स। अब गुड्स सर्विसेज डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ऑफ सच गुड्स, डॉक्यूमेंट क्या है? वो जो उधर बैठे होते हैं, बिल ऑफ लेडिंग, बिल ऑफ साइट, ये टर्म्स आपको आनी चाहिए। हमने स्टूडेंट्स को बिल्कुल 100% ओके करवाई हुई हैं। कोलेक्ट्स पेमेंट इन ल्यू ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, उसने कोई ल्यू सिक्योरिटी के तौर पर रखी है, ठीक है, और वो पेमेंट रिसीव करता है। ठीक है, गारंटी फॉर कलेक्शन और पेमेंट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज, गारंटी फॉर कलेक्शन और पेमेंट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, एलसी वगैरह जो होती है। अंडरटेक्स एनी एक्टिविटी रिलेटिंग टू सेल और परचेज ऑफ सच गुड्स और प्रोविजन और रिसीट ऑफ सर्विसेज। तो ये तमाम की तमाम जो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा उसके ऊपर लगेगा। फिर कॉमन टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, वैसे तो हम एनटीएन बोलते हैं ना, नेशनल टैक्सेशन नंबर। ये कॉमन टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर मीन्स द रजिस्ट्रेशन नंबर और एनी अदर नंबर और आइडेंटिफिकेशन कोड एलोकेटेड टू रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, अक्सर आप लोग होटल वगैरह पे जाते हैं तो आपसे वो टैक्स भी लेते हैं, और साथ पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ अर्सा पहले ये सहूलत भी दी थी कि आप जब टैक्स दो तो चेक करो कि भाई उसके ऊपर वो नंबर लिखा हुआ है, टैक्सेशन नंबर, और वेरीफाई करो आप वेबसाइट पे जाके। ठीक है जनाब,
है तो काफ़ी लेंथी, अभी हमने 10 पॉइंट्स किए हैं। मेरा ख्याल है लेक्चर की ड्यूरेशन थोड़ी सी रखते हैं, 46 है। चलिए जी 10 पॉइंट तक रखते हैं, 11 पॉइंट से हम इंशाल्लाह फिर शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अगर आप हमारे कोर्स में फुली तौर पर एनरोल होना चाहते हैं, यू कैन जॉइन इट। आप ये सेपरेट भी फुल कोर्स लेना चाहते हैं तब भी ठीक है। अगर आप जस्ट क्वाल प्रोफेशनल पार्ट तैयार करना चाहते हैं, क्योंकि लॉ वाले भी हैं, वो भी इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। इसके आप अगर क्वालिफिकेशन देखें, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने एलएलबी वालों को भी रखा है, हमारे साथ स्टूडेंट्स रब्ता कर रहे हैं, तो आप फिर भी एनरोल हो सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी ज़बरदस्त तैयारी करा देंगे। इसके अलावा जीके भी हमने स्टार्ट किया हुआ है। टोटल जो फ़ी है वो 10,000 है, जीके प्लस क्वालिफ़िकेशन। तो अगर जस्ट आपने क्वालिफ़िकेशन या जीके की तैयारी करनी है तो 5,000 में आपकी तैयारी करवा देंगे। और अगर आपने ये फुल एक्ट हमसे तैयार करना है तो जस्ट 2,000 इसका हम लेंगे, ठीक है। और आपको बाकी इन तमाम सब्जेक्ट्स का साथ जो है वो मैं मटेरियल भी प्रोवाइड कर दूँगा। अकाउंटिंग, फाइनेंस का एमसीक्यू बेस्ड, हर सब्जेक्ट के ऑलमोस्ट 1000 एमसीक्यू हैं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।